हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब जैसा कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, हम आशा करते हैं, और आपके एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही होगी। बहुत लोग बोर्ड का एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत लोग जेई मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत लोग नीट एग्जामिनेशन मेडिकल की तैयारी कर रहे होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स में जो है वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को अगर आप अच्छे से रेडी कर लेते हैं तो ये समझिए कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से मिलेगा, और उसमें न्यूमेरिकल भी आता है और कॉन्सेप्ट वाले भी क्वेश्चन आते हैं। उस मॉडर्न फिजिक्स से हम आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, और वो 20 क्वेश्चन यदि आप रेडी कर लेते हैं तो हमें पूरी आशा है कि जेई मेंस में या नीट के एग्जामिनेशन में या बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्लास 12 के मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उस टाइप के मिल सकते हैं, और ये आपकी तैयारी में बहुत अधिक जो है सहयोग हो सकता है हमारी तरफ से, और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। तो आज हमने आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आता है, जेई मेंस के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आता है, और नीट मेडिकल के एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आता है। तो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में होता क्या है कि हैवी एलिमेंट जो है वो डिसइंटीग्रेट होता है, स्प्लिट होता है। हैवी एलिमेंट का मतलब कि हम यदि यूरेनियम ले लेते हैं या थोरियम ले लेते हैं, तो ये एलिमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि स्प्लिट होता जाता है। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि डिसइंटीग्रेट होता जाता है, टूटता जाता है, और डिसइंटीग्रेट होकर के ये अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा, या बीटा पार्टिकल इमिट करेगा, या गामा रेज इमिट करेगा। तो इस चीज के बारे में, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के बारे में हेनरी बैकरल ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में। और इस के बारे में जो लॉ गवर्न्स किया था वो सोडी और फजांस ने अपना लॉ दिया था, और ये बताया था कि किस तरह से ये डिसइंटीग्रेट होंगे और कौन से लॉ को फॉलो करेंगे। उस लॉ का नाम इन्होंने डिस्प्लेसमेंट लॉ भी दिया था, या हम लोग उसको सोडी एंड फजांस लॉ से जानेंगे। तो पहला जो इन्होंने रूल्स बताया है वो ये रूल बताया है कि जो भी एलिमेंट, हैवी एलिमेंट हमारा डिसइंटीग्रेट होगा तो उस कंडीशन में या तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा या तो बीटा पार्टिकल निकलेगा, दोनों एक साथ नहीं निकलेगा। मतलब हमारे कहने का ये है कि या तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा या तो बीटा पार्टिकल निकलेगा, दोनों में से कोई एक ही पार्टिकल निकलेगा। ओके, तो ये इन्होंने, इनका ये फर्स्ट लॉ था। और इसके बाद इन्होंने जो सेकंड लॉ बताया है, सेकंड लॉ में इन्होंने ये बताया है कि यदि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, फॉर एग्जांपल के लिए हम यूरेनियम लेते हैं, तो यदि हम यूरेनियम ले रहे हैं 92 यूरेनियम 238, 92 इसका एटॉमिक नंबर है और मास नंबर जो है वो 238 है फॉर एग्जांपल के लिए। तो इन्होंने जो सेकंड लॉ बताया है वो ये बताया है कि यदि अल्फा पार्टिकल निकलता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जब डिसइंटीग्रेट होगा तो डिसइंटीग्रेट होकर के यदि अल्फा पार्टिकल निकलता है तो अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस हीलियम, हीलियम का न्यूक्लियस है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 2 डिक्रीज कर जाता है। एटॉमिक नंबर कितना डिक्रीज कर जाता है? 2 डिक्रीज कर जाता है। मतलब कि 92 माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो दिस इज द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमारा 92 है, और 92 अगर अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो 92 में से 2 डिक्रीज हो जाएगा और एटॉमिक नंबर हमारा कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो इस तरह से, और इन्होंने क्या बताया कि मास नंबर जो है वो 4 डिक्रीज हो जाएगा। तो मास नंबर यदि हम लोग 4 डिक्रीज होने के बाद कितना आएगा? दिस इज द मास नंबर। ओके, तो 238 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 234। तो न्यू एलिमेंट जो हमें मिलेगा यूरेनियम डिसइंटीग्रेट होने के बाद, जो न्यू एलिमेंट मिलेगा वो आएगा 90 थोरियम 234।
4। तो इस तरह से ये इनका सेकेंड लॉ था सोडियम फजांस का, जिसको कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट लॉ भी बोलते हैं। ये हमारा जो है ये पेरेंट एटम कहलाता है और ये डॉटर एटम कहलाता है। पेरेंट एटम डिसइंटीग्रेट होकर के यदि अल्फा पार्टिकल निकालता है तो एटॉमिक नंबर हमारा 2 डिक्रीज हो जाएगा और मास नंबर हमारा 4 डिक्रीज हो जाएगा। तो अब एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 90 आ गया और मास नंबर कितना आ गया, 234 आ गया और न्यू एलिमेंट हमारा थोरियम का फॉर्मेशन हुआ। ओके, तो दिस इज द सेकेंड लॉ जो कि सोडियम फजांस ने दिया। इसके बाद इन्होंने थर्ड लॉ में क्या बताया है, थर्ड लॉ में ये बताया है कि यदि जो भी हम रेडियोएक्टिव एलिमेंट ले रहे हैं वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डिसइंटीग्रेट होने के बाद न्यू एलिमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यदि अल्फा पार्टिकल तो निकल चुका है तो अब क्या निकलेगा, बीटा पार्टिकल हम मानते हैं कि निकल रहा है। तो थर्ड लॉ में इन्होंने बताया कि यदि बीटा पार्टिकल निकलता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाएगा और मास नंबर में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं आएगा। तो हम लोग ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारा थोरियम है, थोरियम 90, थोरियम 234, इससे यदि बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो बीटा पार्टिकल इज द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ओके, बीटा पार्टिकल इज द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अल्फा पार्टिकल के बारे में हमने क्या बताया था, दिस इज द न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस है और इसको हम लोग 2He4 से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और बीटा पार्टिकल के बारे में हमने क्या बताया है, दिस इज द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -1E0। ओके, तो दिस इज द बीटा पार्टिकल। तो यदि बीटा पार्टिकल निकलता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एटॉमिक नंबर हमारा 1 इंक्रीज कर जाएगा और मास नंबर हमारा एज इट इज रहेगा। एज इट इज का मतलब कि सेम रहेगा। तो न्यू एलिमेंट का जो फॉर्मेशन होता है, जब पेरेंट एलिमेंट हमारा डिसइंटीग्रेट होगा तो न्यू एलिमेंट का फॉर्मेशन होगा और न्यू एलिमेंट हमारा क्या बनेगा, प्रोटेक्टिनियम। क्या बनेगा, प्रोटेक्टिनियम। तो यहां पे हमारा एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज होकर के कितना हो जाएगा, 91। ओके, और मास नंबर हमारा एज इट इज रहेगा, इट्स वैल्यू इज 234। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर जो था वो इंक्रीज कर गया। कितना आ गया, 90 + 1। यदि बीटा पार्टिकल निकलता है उस कंडीशन में तो कितना आ गया, 90 + 1 91 और मास नंबर में नो चेंजेज। मास नंबर में नो चेंजेज, नो चेंज मतलब एज इट इज। तो मास नंबर हमारा वही आ जाएगा और एटॉमिक नंबर हमारा 1 इंक्रीज होकर के 91 हो जाएगा। ओके, और जो एटॉमिक नंबर है वो 1 इंक्रीज होकर के 91, मास नंबर हमारा 234 एज इट इज। तो इस तरह से जो हमारा पेरेंट एटम था, ये थोरियम हमारा इसमें पेरेंट एटम है और ये प्रोटेक्टिनियम डॉटर है। तो अगर एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो रहा है तो पीरियोडिक टेबल में भी हम लोग क्या देखेंगे कि जो एलिमेंट है वो 1 ग्रुप ऊपर की तरफ चला जाएगा। और जो हमारा सेकेंड लॉ था जिसमें कि अल्फा पार्टिकल निकल रहा था, उसमें हम लोग क्या देखेंगे कि जब हमारा एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर रहा है 2, तो जो एलिमेंट है वो 2 ग्रुप लोअर हो जाएगा पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से इन्होंने 3 लॉ बताया सोडियम फजांस ने। फर्स्ट में इन्होंने क्या बताया था कि जब रेडियोएक्टिव एलिमेंट हमारा डिसइंटीग्रेट होगा तो या तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा या बीटा पार्टिकल निकलेगा। सेकंड में इन्होंने क्या बताया कि यदि अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उस कंडीशन में एटॉमिक नंबर में 2 डिक्रीज होगा और मास नंबर में 4 डिक्रीज होगा। इस तरह से जो न्यू एलिमेंट फॉर्म करेगा, ओके, उसके एटॉमिक नंबर में और मास नंबर में चेंजेस हम लोग देख रहे हैं और वो पीरियोडिक टेबल में 2 ग्रुप लोअर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड लॉ में क्या इन्होंने बताया कि यदि बीटा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर हमारा 1 इंक्रीज हो जाएगा, मास नंबर एज इट इज रहेगा। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि जो न्यू एलिमेंट है
वो वन ग्रुप अपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द सोडी एंड फजन्स लॉ। तो इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं और एक क्वेश्चन हम आप लोगों को इस पे दे रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट। उस क्वेश्चन को आप इसी रूल्स को फॉलो करते हुए लगाएंगे और यदि इस रूल्स को फॉलो करते हुए लगाते हैं तो वो क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी वे में लग जाएगा और हमें पूरा विश्वास है कि एग्जामिनेशन में आपको उस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है तो आराम से आप जेईई मेंस का एग्जाम हो या आपको नीट मेडिकल का एग्जाम हो, ये आप आराम से उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और मैक्सिमम चांस रहता है कि उस टाइप के एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों को हमने अभी जो सोडी फजन्स लॉ बताया है उसी पे ये क्वेश्चन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जेईई मेंस या मेडिकल में भी मिल सकते हैं और इसको कैसे आपको सॉल्व करना है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अभी हमने सोडी फजन्स लॉ बताया था, तो पहले तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस अंडरगोज ए सीरीज ऑफ डीके अकॉर्डिंग टू द स्कीम। ए है, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, न्यू एलिमेंट फॉर्म हो रहा है A1, फिर बीटा पार्टिकल निकल रहा है, फिर एलिमेंट न्यू फॉर्म हो रहा है A2, फिर अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, फिर न्यू एलिमेंट फॉर्म हो रहा है A3, फिर एक गामा रेज निकल रहा है, फिर न्यू एलिमेंट फॉर्म हो रहा है A4। तो यहां पे हमें इफ द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ A आर 180, मास नंबर दिया है 180 और एटॉमिक नंबर हमारा कितना दिया है एंड 72 रिस्पेक्टिवली, व्हाट आर दीज नंबर फॉर A4। तो A4 का नंबर क्या होगा? A4 का नंबर का मतलब कि हमें इसका एटॉमिक नंबर निकालना है और मास नंबर निकालना है। तो हम सोडी और फजन्स लॉ को फॉलो करते हुए हम ये लास्ट एलिमेंट जो है उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर फाइंड करेंगे। तो हमने शुरू में बताया था कि जो भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैं वो कंटिन्यूअस डिसइंटीग्रेट होते जाएंगे। तो अब ये कब तक डिसइंटीग्रेट होते हैं? जब तक कि हमें स्टेबल एलिमेंट न मिल जाए, और वो स्टेबल एलिमेंट हमारा क्या होता है? लेड होता है। लेड का देख लीजिए 82 Pb 206, लेड का एटॉमिक नंबर 82 है और मास नंबर हमारा 206 है। तो ये एलिमेंट हमारा कंटिन्यूअस डिसइंटीग्रेट होते जाते हैं जो भी सीरीज होती है, और फाइनल ये कहां पे स्टॉप होगा? जब हमें एक स्टेबल एलिमेंट मिल जाए, और वो स्टेबल एलिमेंट अभी हमने बताया है कि लेड है। ओके, अच्छा एक चीज हमें और बताना था कि जो सोडी और फजन्स का जो फर्स्ट लॉ था उसमें इन्होंने ये बताया था कि या तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा या बीटा पार्टिकल निकलेगा, दोनों में से कोई एक निकलेगा। उसके साथ गामा रेज निकल सकता है, मे बी निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग ये A4 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर फाइंड करते हैं। तो आइए देखिए एटॉमिक नंबर और मास नंबर कैसे निकलेगा, उस पे हम लोग वर्क करते हैं। तो पहले हम लिख ले रहे हैं ये सीरीज। पहला हमारा क्या है? एलिमेंट है A है, उसका मास नंबर कितना है? 180 है, और एटॉमिक नंबर कितना है? 72 है। तो आप 72 लिख लीजिए एटॉमिक नंबर, और मास नंबर कितना लिख लेंगे? 180। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, और हमारा ये फर्स्ट एलिमेंट ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अल्फा पार्टिकल इसमें से निकलेगा, न्यू एलिमेंट का फॉर्मेशन होगा। वो न्यू एलिमेंट हमारा क्या है? A1 है। तो A1 हम लोग निकाल लेंगे। अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो हमने क्या बताया था कि एटॉमिक नंबर हमारा 2 डिक्रीज होगा। तो ये 72 है, 72 में से 2 डिक्रीज होकर के कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। तो जो एलिमेंट रहेगा A1 उसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 70। ओके, अब मास नंबर कितना डिक्रीज हो जाएगा? 4। तो 180 में से हम 4 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 176 मास नंबर हो जाएगा। तो मास नंबर हम लोग लिख लेते हैं 176। 4 डिक्रीज होने के बाद बीटा पार्टिकल निकल रहा है। तो बीटा पार्टिकल यदि निकल रहा है तो बीटा पार्टिकल के बारे में हमने बताया था कि दिस इज द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अल्फा पार्टिकल में हमने बताया था कि दिस इज द हीलियम न्यूक्लियस। ओके, तो बीटा पार्टिकल को हम लोग कैसे लिखते हैं? -1 E0।
दिस इज द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। ओके, ये इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहाँ पे देखिए ये -1 है, तो यहाँ पे अब क्या इफेक्ट होगा कि इसका एटॉमिक नंबर जो है 1 इंक्रीज हो जाएगा। तो 1 यदि इंक्रीज होगा बीटा पार्टिकल निकलने के कारण, तो हमारा न्यू एलिमेंट जो मिलेगा हमें, उसका एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा 71। और हमने क्या बताया था, बीटा पार्टिकल में मास नंबर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 0 लिखा है, तो इसमें जो मास नंबर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा और उसकी वैल्यू वही रह जाएगी 176 जो पहले वाले एलिमेंट की थी। अब इसके बाद अगेन हम लोग क्या देख रहे हैं कि अल्फा पार्टिकल निकल रहा है। अल्फा पार्टिकल के बारे में हमने बताया था कि दिस इज द हीलियम न्यूक्लियस, इसका एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है। अब इसका एटॉमिक नंबर 2 क्या होगा, डिक्रीज होगा। ओके, अल्फा पार्टिकल निकलने के कारण, तो कितना आ जाएगा 69। ओके, अब मास नंबर कितना डिक्रीज हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 172। ओके, ये हो गया, ये हमारा न्यू एलिमेंट फॉर्म हुआ A3। अब इसके बाद गामा निकल रहा है। तो गामा रेज जो है, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है गामा रेज, और इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। अगर कोई चार्ज नहीं होगा तो न तो ये अपने पेरेंट एटम के एटॉमिक नंबर पे कोई इफेक्ट डालेगा, ना तो उसके मास नंबर पे इफेक्ट डालेगा। तो उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो पहले वाला है वही रह जाएगा एज इट इज। तो ये आ गया 69, एटॉमिक नंबर वही रह जाएगा और मास नंबर कितना हो जाएगा 172। तो इस तरह से जो हम लोगों को लास्ट फाइनल निकालना था, व्हाट आर दीज नंबर फॉर A4, तो वो नंबर हमारा आ गया। एटॉमिक नंबर कितना आ गया, एटॉमिक नंबर कितना आ गया 69, और मास नंबर कितना आ गया 172। तो दिस इज योर आंसर। ओके, कि जो लास्ट A4 है उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होगा। इस तरह से जो ये क्वेश्चन हमने अभी आप लोगों को दिया था, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। हो सकता है कि इससे भी लंबी लंबी सीरीज रहे। तो जैसे भी आपको अल्फा या बीटा निकलेगा, आप समझ गए होंगे कि अल्फा निकलेगा तो एटॉमिक नंबर में हम 2 डिक्रीज करेंगे, मास नंबर में 4 डिक्रीज करेंगे। बीटा निकलेगा तो 1 इंक्रीज करेंगे एटॉमिक नंबर में और मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। और गामा निकलेगा तो नो चेंजेस, क्योंकि गामा हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। ओके, तो ये ना तो एटॉमिक नंबर पे कोई इफेक्ट डालेगा, ना तो मास नंबर पे कोई इफेक्ट डालेगा। ओके, तो ये आप इस तरह के क्वेश्चन जो है अगर आपको मिलते हैं तो आप उस पर प्रैक्टिस कर डालिएगा। और हमसे अगर आपको क्वेश्चन और भी फाइंड करना होगा तो आप उसको ले सकते हैं हमसे भी क्वेश्चन। तो ये सोडी-फजांस लॉ जो है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जामिनेशन में जेईई मेंस में या नीट मेडिकल में भी आते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमें पूरी आशा है कि आपको हेल्पफुल होगा और आपका एग्जामिनेशन अच्छा होगा। और मॉडर्न फिजिक्स पे हम इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो इस तरह से हमारे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलता जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई साइंस विद फिजिक्स वीडियो।